नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे एक हैरत अंगेज खबर से जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाला राजा रघुवंशी 29 साल जिसकी उम्र है और उसकी नई नवेली पत्नी सोनम जिसकी उम्र 25 साल है ने 11 मई 2025 को शादी की और 20 मई को हनीमून मनाने मेघालय की ओर रवाना हुए। 22 मई को वह चिरनपुंजी के नोगरीहाट गांव पहुंचे और वहां गहरी घाटियों, जड़ पुल और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। 23 मई को दोनों का संपर्क टूट गया। अगले दिन उनकी रेंट की गई स्कूटर मवलिया घाट से बाकी रास्ते में एक कैफे के पास मिली। इससे स्पष्ट हुआ कि कुछ अजीब हुआ है। नागालैंड और मेघालय पुलिस ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय गाइड की मदद से खोज शुरू कर दी। 6 से 7 जून तक खोज जारी रही पर सोनम नहीं मिली। परिवार ने काफी समय तक ये मानकर चलना शुरू किया कि संभवतः उसे अगवा कर लिया गया है। योजना के अनुसार 23 मई को वह वापस लौटने वाले थे, लेकिन इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 2 जून को सोहरा के विसावडोर झरने के नीचे की घाटी से राजा का शव बरामद हुआ, बेहद दुर्दशा में। पानी की तेज भाप की चोट और डिकम्पोजिशन के कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर तेज वस्तु से चोटें थी। मामला बढ़ता चला गया जब पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। सीसीटीवी में सोनम के पहनावे से जुड़े सुराग जैसे कि ब्लैक ट्रैक पैंट व टी शर्ट मिले। खून से सनी छुरी और एक काले रंग की रेनकोट भी बरामद की गई, जो सामने आए गवाहों के अनुसार सोनम के रहन सहन से मेल खाते थे। इसके बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। खासकर राजा के भाई और अन्य रिश्तेदारों ने कहा कि स्थानीय पुलिस की कार्रवाई सदी हुई ना हो और केंद्र से जांच कराने की अपील की। 9 जून की सुबह खबर आई कि सोनम को उत्तर प्रदेश के वाराणसी गाजियाबाद मुख्य मार्ग पर यात्री के वक्त 1 बजे ढाबे पर पाया गया। कहानी है कि वह आग समर्पण के लिए आई थी। ढाबे के मालिक साहिल ने बताया कि वह करीब 1 बजे रोते हुए और ब्रदर्स को कॉल करने के लिए फोन लेकर वहां पहुंची थी। उसने परिवार को खुद अपनी लोकेशन बताई। ढाबे वालों ने पुलिस को सूचना दी। यूपी पुलिस ने उसे महज बयान के लिए थाने ले गई, लेकिन पूछताछ मेघालय पुलिस को सौंपने की बात कही गई। मेघालय पुलिस के डीजीपी नोंगयांग ने खुलासा किया कि सोनम ने मध्य प्रदेश के कुछ पुरुषों को राजा की हत्या के लिए पैसे दिए थे। 3 संदिग्ध पैसों के लेन देन में यूपी और एमपी से गिरफ्तार किए गए, जबकि एक और आरोपी अभी फरार है। ये पुरुष भी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार हुए थे। मामले में यह भी सामने आया कि सोनम कथित रूप से एक अन्य पुरुष के साथ रिश्ते में थी। पति की हत्या की साजिश उसी रिश्ते से प्रेरित थी। पुलिस को साक्ष्यों के आधार पर यकीन है। राजा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग ठोस तरीके से की है। उन्हें शक है कि मामले में स्थानीय पुलिस ने ढिलाई की है या साजिश हो सकती है। सोनम का परिवार उसकी बेगुनाही का दावा करता है। उसके पिता देवी सिंह और मां संगीता ने कहा है कि पुलिस का कथन गलत है और सीबीआई जांच कराई जाए। पिता ने तो आरोप लगाया है कि बेटी को आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। इस पूरी घटना पे 2 लाइनें याद आ गई। जिसे समझा था हमसफर उम्र भर का, वही निकला सफर में कातिल हमारा। अगली खबर है प्रयागराज महाकुंभ के दौरान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या स्नान के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बेहद निष्ठुर बताया। अदालत ने कहा कि सरकार ने 4 महीने से मुआवजा नहीं दिया, जबकि इसे पहले ही घोषित किया गया था। याचिका पति उदय प्रताप सिंह द्वारा दाखिल की थी। अदालत ने पूछा कि मौत का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। मृतका की देह 5 फरवरी 2025 को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी से बिना पोस्टमार्टम किए उनके परिवार को सौंप दी गई। इसके बाद मृतका के शव का बिहार में पोस्टमार्टम हुआ। न्यायाधीशों ने कहा कि राज्य ने स्वयं मुआवजा देने की घोषणा की तो उसे समय पर सम्मान पूर्वक देना था, लेकिन सरकार अनदेखा कर रही है। सरकारी तंत्र द्वारा लाश सौंपने में पारदर्शिता नहीं थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे नागरिकों के प्रति उदासीनता कहा। कोर्ट ने सूचना दी कि राज्य अपने नागरिकों का संरक्षक है और उसकी जिम्मेदारी है कि वह घटना के समय उचित चिकित्सा और मुआवजा सुनिश्चित करे। न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया मुआवजे की कितनी अदायगी हुई है, कितनी लंबित है, उसकी पूरी जानकारी सरकार दे। मेडिकल कॉलेज प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस केस में पक्ष बनाया जाए और उन्हें 18 जुलाई 2025 तक न्यायालय में जवाब देना होगा। अगली खबर है दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीपीएस के तहत एक मामले में जमानत याचिका खारिज करते हुए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। यह मामला इमरान अली समीर से जुड़ा है, जिस पर अलवर से दिल्ली लाए गए पॉपी स्टॉक को लेकर एफआईआर दर्ज थी।
न्यायमूर्ति रविंद्र डुडिजा की अदालत ने कहा कि वीडियो और तस्वीरों जैसी तकनीकी विधियों के इस्तेमाल से जांच की पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहतर होती है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में तकनीक उपयोग करना संभव नहीं हो सकता, पर इसे हर संभव प्रयास से लागू करना चाहिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी के पास 10.86 किलो, सह आरोपी के पास 11.870 किलो और अन्य स्थानों से 54.640 किलो पॉपी स्ट्रॉ जब्त हुई। जांच में वर्चुअल और सार्वजनिक गवाह शामिल नहीं थे और वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई, जिसे अदालत ने तकनीकी कमी माना, लेकिन कहा कि इससे जमानत रद्द नहीं हो जाती, बल्कि इन सब का विश्लेषण करते वक्त अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। चूंकि ये मात्रा व्यावसायिक मात्रा में आती है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 लागू होती है और आरोपी के पास 2 अन्य एनडीपीएस मामले भी है, इसलिए न्यायालय ने जमानत देने में असमर्थता जताई। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार की संपन्न निधि समग्र शिक्षा योजना के 2291 करोड़ रिलीज करने की याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मामले में कोई अत्यावश्यकता उपस्थित नहीं है, इसलिए इसे स्थगित सुनवाई में उठाया जा सकता है। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया कि उसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 और पीएम श्री योजना अपनाने की शर्त पर केंद्रीय निधि रोक रखी है। वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने अदालत को बताया कि राज्य में लगभग 48 लाख छात्रों के लिए शिक्षा प्रभावित हो रही है। नया एकेडमिक सत्र 3 जून से शुरू हो चुका है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने पूछताछ की कि फंड कब से रोका गया है, तब विल्सन ने बताया कि यह रोक पिछले वर्ष से चल रही है और याचिका 20 मई 2025 को दाखिल की गई थी। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कोई जल्दबाजी नहीं है और सुनवाई को सामान्य याचिकाओं के बीच शामिल करने का निर्देश दिया। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में बिलासपुर जिले के कोता स्थित गुरु घागीदास विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस शिविर के दौरान हिंदू छात्रों को नमाज अदा करने के लिए मजबूर करने के आरोप में 7 सहायक प्रोफेसरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की खंडपीठ ने दिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि लिखित शिकायत राजनीति से प्रेरित थी और इसमें 150 छात्रों में से केवल 3 ने ही आरोप लगाए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि शिविर में मुस्लिम छात्राओं ने स्वेच्छा से नमाज अदा की और किसी भी हिंदू छात्रों को मजबूर नहीं किया गया। हालांकि राज्य सरकार ने इन दावों का विरोध करते हुए कहा कि गवाहों के बयानों से आरोपों की पुष्टि होती है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य का हवाला देते हुए कहा कि जांच चल रही है और आरोप पत्र अभी दायर नहीं हुआ है, इसलिए मामले के गुण दोष पर इस स्तर पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अंततः याचिकाएं खारिज कर दी गई। अगली खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि किसी पक्षकार को मुकदमे में शामिल नहीं किया गया है तो ये मुद्दा तब तक महत्वहीन होता है जब तक वह पक्ष आवश्यक ना हो। मुख्य न्यायाधीश अरुण मोंगा की पीठ ने यह टिप्पणी की उस याचिका की सुनवाई के दौरान जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। मुकदमे में वादी ने अपनी पत्नी से संपत्ति खरीदने का दावा किया था और किराएदारी संबंध की बात की थी। प्रतिवादी ने इस दावे को नकारते हुए वादी की मालिकाना हैसियत को चुनौती दी और ये तर्क दिया कि वादी ने पूर्व स्वामी बंशीलाल को पक्षकार नहीं बनाया, जो कि गलत है। इस संशोधन याचिका को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि वादी मुकदमे का मालिक होता है और वह तय करता है कि किसे मुकदमे में शामिल करना है। यदि कोई पक्ष आवश्यक नहीं है तो उसे शामिल न किया जाने का कोई महत्व नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी संशोधन याचिका मुकदमे की शुरुआत में दाखिल की जानी चाहिए थी, न कि ट्रायल के अंतिम चरण में। कोर्ट ने इसे मुकदमे में देरी करने की चाल मानते हुए याचिका खारिज कर दी। अगली खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक यूनानी मेडिकल छात्र को राहत दी जिसका प्रवेश ओपन स्कूल से जीव विज्ञान की मार्कशीट समय पर न मिलने के कारण रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने माना कि छात्र ने सभी आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं पूरी की थी और ओपन स्कूल द्वारा अंक तालिका में देरी के कारण वह प्रस्तुत नहीं कर सका। कोर्ट ने राज्य को आदेश दिया यदि छात्र 15 दिनों के भीतर मूल अंक तालिका प्रस्तुत करता है तो उसका प्रवेश अंतरिम रूप से मान्य किया जाए और पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था की जाए। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख कानूनी खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।